नमस्कार दोस्तों। मैं हूं पीयूष और आप देख रहे हैं रहस्य की रात। दोस्तों, आज की कहानी इतनी डरावनी है कि सच मानिए मैं खुद इसे लिखते हुए कई बार रुका हूं। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव धर्मपुर की, जहां काला जादू की एक ऐसी घटना घटी कि पूरा गांव हिल गया। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए और घंटी के बटन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हर नई कहानी की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और हाँ, ये कहानी हमारे एक सब्सक्राइबर ने भेजी है, तो अगर आपके पास भी कोई सच्ची डरावनी कहानी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। साल था 2019 का, जुलाई का महीना। धर्मपुर गांव में बारिश की बूंदें धीरे धीरे टपकने लगी थीं। ये गांव लखनऊ से करीब 80 किलोमीटर दूर था, जहां आज भी बिजली की व्यवस्था ठीक नहीं थी। गांव में करीब 200-250 परिवार रहते थे और सभी एक दूसरे को अच्छे से जानते थे। इस गांव में रहता था 28 साल का विक्रम शर्मा। विक्रम दिल्ली में एक प्राइवेट कंपनी में इंजीनियर की नौकरी करता था, लेकिन पिछले कुछ समय से उसके पिता अनिल शर्मा की तबीयत खराब चल रही थी, इसलिए विक्रम गांव आया हुआ था। विक्रम के साथ उसकी पत्नी प्रिया और 5 साल का बेटा आर्यन भी था। प्रिया एक शिक्षिका थीं और बहुत ही सीधी-सादी महिला थीं। आर्यन बहुत शरारती था, पूरे दिन घर के आसपास खेलता रहता था। विक्रम का परिवार गांव की सीमा पर बने एक पुराने मकान में रहता था। ये मकान विक्रम के दादा का बनवाया हुआ था। मकान के पीछे घना आम का बगीचा था और उसके बाद खेत शुरू हो जाते थे। गांव में विक्रम के परिवार के अलावा 4 और मुख्य किरदार थे। पहला था रमेश काका, जो गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे और सभी उनका बहुत सम्मान करते थे। दूसरा था मोहन, विक्रम का बचपन का दोस्त, जो अब गांव में ही खेती करता था। तीसरी थी सुमित्रा देवी, एक विधवा महिला जो गांव के मंदिर की देखभाल करती थीं। और चौथा था रघु तांत्रिक, एक रहस्यमयी व्यक्ति जो गांव के बाहर एक टूटे हुए मंदिर के पास रहता था। विक्रम जब भी गांव आता तो सभी उससे प्यार से मिलते, लेकिन इस बार कुछ अलग था। गांव में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे कोई अनदेखा डर सबके मन में बैठा हो। पहली रात जब विक्रम का परिवार मकान में सोने गया तो रात करीब 2 बजे प्रिया की नींद अचानक खुल गई। उसे ऐसा लगा जैसे कोई खिड़की के बाहर खड़ा होकर अंदर झांक रहा हो। उसने विक्रम को जगाया। क्या हुआ? विक्रम ने नींद में ही पूछा। मुझे लग रहा है कोई खिड़की के पास है, प्रिया ने कांपती आवाज में कहा। विक्रम उठा और खिड़की के पास गया। उसने बाहर देखा लेकिन कुछ नहीं था, सिर्फ अंधेरा और हवा में हिलते पेड़। तुम सो जाओ, कुछ नहीं है, विक्रम ने कहा। लेकिन प्रिया को नींद नहीं आई। उसे बार बार ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। अगली सुबह जब विक्रम बाहर निकला तो उसने देखा कि उनके मकान के मुख्य दरवाजे के पास लाल सिंदूर से कुछ अजीब निशान बने हुए थे। उसने इसे पोंछकर साफ कर दिया, लेकिन उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी घर कर गई। दूसरे दिन से ही अजीब घटनाएं होने लगीं। आर्यन, जो हमेशा हंसता खेलता रहता था, अचानक चुप हो गया। वो घंटों एक कोने में बैठकर दीवार की तरफ देखता रहता। जब प्रिया ने पूछा कि क्या हुआ, तो आर्यन ने कहा, मम्मा, वो काली चाची रोज रात को मेरे पास आती है और कहती हैं कि मैं उनके साथ चलूं। प्रिया के रोंगटे खड़े हो गए। उसने विक्रम को बताया। विक्रम ने समझाया कि ये बच्चे का सिर्फ डर है, लेकिन अंदर ही अंदर वो भी परेशान हो गया था। उसी शाम विक्रम अपने दोस्त मोहन से मिलने गया। मोहन की दुकान गांव के बीच में थी। वहां कुछ और लोग भी बैठे हुए थे। जब विक्रम पहुंचा तो सब चुप हो गए। क्या हुआ? सब इतने गंभीर क्यों हैं? विक्रम ने पूछा। मोहन ने इधर उधर देखा और धीमी आवाज में कहा, विक्रम, तुम्हें पता है ना कि पिछले महीने गांव के 3 लोग बीमार पड़ गए थे। डॉक्टर भी कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि उन्हें क्या हुआ है। सबको अजीब अजीब सपने आ रहे थे और सबके घर के बाहर लाल सिंदूर के निशान मिले थे। तो? विक्रम ने पूछा। तो रघु तांत्रिक ने बताया कि किसी ने गांव पर काला जादू किया है और अब तुम्हारे घर के बाहर भी वही निशान है ना? विक्रम को धक्का लगा। उसने सोचा था कि ये कोई बच्चों की शरारत होगी, लेकिन अब मामला गंभीर लग रहा था। रघु तांत्रिक कहाँ रहता है? विक्रम ने पूछा। गांव के उत्तर में, पुराने शिव मंदिर के पास। लेकिन विक्रम, मैं तुम्हें सलाह दूंगा कि उसके पास मत जाओ। वो बहुत अजीब आदमी है। लेकिन विक्रम ने फैसला कर लिया था। उसे अपने परिवार की रक्षा करनी थी। शाम को जब विक्रम घर लौटा तो प्रिया रो रही थी। आर्यन को तेज बुखार आ गया था और वो बेहोशी में बड़बड़ा रहा था, मुझे मत ले जाओ, मुझे मत ले जाओ। डॉक्टर को बुलाया गया। उसने कहा कि ये सामान्य वायरल फीवर है, लेकिन विक्रम जानता था कि कुछ और है। रात में करीब 11 बजे विक्रम के पिता अनिल शर्मा ने उसे अपने पास बुलाया। अनिल जी बहुत कमजोर हो गए थे, बिस्तर पर लेटे हुए थे। बेटा, मुझे तुमसे कुछ कहना है,
उन्होंने धीमी आवाज में कहा, बोलिए पिताजी। तुम्हारी दादी जब जीवित थीं तो उन्होंने मुझे बताया था कि इस मकान और इस जमीन से जुड़ा एक श्राप है। कई साल पहले यहाँ एक औरत रहती थी जिसे गांव वालों ने डायन कहकर जिंदा जला दिया था। उसने मरते समय इस जगह को श्राप दिया था कि जो भी यहाँ रहेगा उसकी परिवार पर विपत्ति आएगी। तुम्हारे दादा ने इसे सिर्फ अंधविश्वास समझा और यहाँ मकान बनवा लिया। लेकिन बेटा, हर पीढ़ी में कुछ ना कुछ होता है। विक्रम के दिमाग में चक्कर आ गया। तो हमें क्या करना चाहिए? रघु तांत्रिक के पास जाओ, वही कुछ कर सकता है। अगले दिन सुबह सुबह विक्रम और मोहन रघु तांत्रिक के पास गए। पुराना शिव मंदिर गांव से करीब 2 किलोमीटर दूर जंगल के किनारे था। वहां पहुंचकर उन्हें एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई दी। झोपड़ी के बाहर अजीब अजीब चीजें लटकी हुई थीं। जानवरों की खोपड़ियां, काले धागे, सूखे पत्ते, एक अजीब सी गंध आ रही थी। कौन है? अंदर से एक भारी आवाज आई। जी, मैं विक्रम हूं, धर्मपुर गांव से। मुझे आपसे बात करनी है। दरवाजा खुला। रघु तांत्रिक करीब 60 साल का था। लंबे बाल, माथे पर बड़ी सी लाल बिंदी, गले में रुद्राक्ष की मालाएं। उसकी आंखें बहुत तेज थीं, जैसे वो विक्रम के अंदर तक देख रहा हो। आ गए ना आखिरकार, रघु ने मुस्कुराते हुए कहा। मुझे पता था तुम आओगे। विक्रम और मोहन अंदर गए। झोपड़ी में अंधेरा था, सिर्फ कुछ मोमबत्तियां जल रही थीं। दीवारों पर अजीब चित्र बने हुए थे। विक्रम ने अपनी पूरी कहानी बताई। दरवाजे पर निशान, आर्यन की बीमारी, पिता की बात। रघु ध्यान से सुनता रहा। फिर उसने कहा, तुम्हारे घर पर किसी ने बहुत शक्तिशाली काला जादू किया है और ये कोई सामान्य तांत्रिक नहीं है। इसके पीछे किसी की बहुत पुरानी दुश्मनी है। लेकिन किसकी? मेरे परिवार का किसी से झगड़ा नहीं है, विक्रम ने कहा। ये सिर्फ तुम्हारे बारे में नहीं है, ये तुम्हारे दादा के समय की बात है। जब उस औरत को जलाया गया था, तुम्हारे दादा पंचायत के सदस्य थे। उन्होंने भी वोट दिया था। विक्रम को धक्का लगा। रघु ने आगे कहा, उस औरत की एक बेटी थी जिसे किसी ने छुपा लिया था। वो बेटी बड़ी होकर एक शक्तिशाली तांत्रिक बन गई और अब वो बदला ले रही है उन सभी परिवारों से जिन्होंने उसकी मां को मारा था। मोहन ने डरते हुए पूछा, तो अब क्या होगा? रघु ने गहरी सांस ली। तुम्हारे बेटे की जान खतरे में है। काला जादू का असर बढ़ता जा रहा है। अगली पूर्णिमा की रात, यानी 3 दिन बाद, वो आत्मा आर्यन को अपने साथ ले जाना चाहती है। विक्रम के पैरों तले जमीन खिसक गई। तो तुम्हें क्या करूं? प्लीज मेरी मदद कीजिए। मदद तो मैं करूंगा, लेकिन ये आसान नहीं होगा। तुम्हें उस औरत के कब्र पर जाना होगा जहां उसे जलाया गया था। वहां एक पूजा करनी होगी और उससे माफी मांगनी होगी। साथ ही उसकी बेटी को भी रोकना होगा। कैसे? विक्रम ने पूछा। रघु ने एक काले कपड़े में लिपटा हुआ एक पैकेट निकाला। ये एक विशेष धागा है। तुम्हें ये आर्यन के गले में पहनना होगा और तुम्हारे घर के चारों कोनों में हनुमान चालीसा के ये यंत्र लगाने होंगे। लेकिन असली काम पूर्णिमा की रात होगा। तुम्हें उस जगह पर जाना होगा और मेरे बताए मंत्रों से उस आत्मा को शांत करना होगा। विक्रम घर लौटा और उसने जैसा रघु ने बताया था वैसा ही किया। आर्यन के गले में काला धागा पहनाया, घर के चारों कोनों में यंत्र लगाए। उस रात थोड़ी शांति मिली। आर्यन का बुखार कम हो गया, लेकिन दूसरी रात फिर से डरावनी घटनाएं होने लगी। रात के करीब 12 बजे प्रिया ने देखा कि रसोई में सारे बर्तन अपने आप गिर रहे हैं। विक्रम दौड़कर गया तो देखा कि सब कुछ सामान्य है, लेकिन फर्श पर लाल सिंदूर से लिखा था, 3 दिन बाद। अगली सुबह गांव की सुमित्रा देवी विक्रम के घर आईं। वो बहुत परेशान लग रही थीं। बेटा विक्रम, मुझे एक सपना आया है, उन्होंने कहा। मंदिर की देवी माँ ने मुझसे कहा है कि तुम बहुत बड़े खतरे में हो, तुम्हें सावधान रहना होगा। जो भी हो रहा है, ये सिर्फ शुरुआत है। माताजी, आप ये क्या कह रही हैं? विक्रम ने पूछा। मैं सच कह रही हूं बेटा। और एक बात, जो औरत इस सब के पीछे है वो बहुत खतरनाक है। उसने काली साधना की है, उसकी शक्तियां बहुत ज्यादा है। उसी शाम रमेश काका विक्रम के पास आए। वो बहुत बूढ़े थे, लेकिन उनकी याददाश्त बहुत तेज थी। विक्रम बेटा, मुझे सब याद है, रमेश काका ने कहा। 1975 की बात है। उस औरत का नाम कालिंदी था। वो बहुत सुंदर थी और बहुत समझदार भी थी, लेकिन गांव के कुछ लोगों को लगा कि वो जादू टोना करती है। उन दिनों 1-2 बच्चे बीमार पड़ गए तो सबने उसी को दोष दिया। तुम्हारे दादा सहित 5 लोगों ने फैसला लिया कि उसे जला दिया जाए। और उसकी बेटी? विक्रम ने पूछा। उसकी बेटी उस समय सिर्फ 10 साल की थी। कोई नहीं जानता कि उसे किसने छुपाया। कुछ कहते हैं कि उसे एक बूढ़ा तांत्रिक ले गया। बाद में सुना कि वो बंगाल में तंत्र मंत्र सीख रही है। उसका क्या नाम था? विक्रम ने पूछा। कालिका, कालिका देवी। विक्रम के रोंगटे खड़े हो गए। इस नाम को सुनते ही उसे लगा जैसे हवा ठंडी हो गई हो। तीसरे दिन की शाम हो गई थी। आज पूर्णिमा की रात थी।
विक्रम ने प्रिया को सब कुछ बता दिया था। प्रिया डरी हुई थी, लेकिन उसने हिम्मत दिखाई। मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, प्रिया ने कहा। नहीं, तुम यहाँ आर्यन के साथ रहो। मोहन और रघु तांत्रिक मेरे साथ हैं और सुमित्रा देवी भी यहाँ आ रही हैं तुम्हारे साथ रहने के लिए। शाम 7 बजे रघु तांत्रिक, विक्रम और मोहन उस जगह की तरफ निकल पड़े जहां कालिंदी को जलाया गया था। वो जगह गांव से करीब 5 किलोमीटर दूर एक बंजर जमीन पर थी। वहां अब कुछ नहीं था, सिर्फ काली मिट्टी और सूखे पेड़। रघु ने बताया, जब हम यहाँ पूजा शुरू करेंगे तो कालिका देवी भी आएगी। वो रोकने की कोशिश करेगी। हमें डरना नहीं है, बस मेरे बताए मंत्रों को दोहराते रहना है। रात के 11 बजे तीनों उस जगह पर पहुंचे। रघु ने एक गोलाकार घेरा बनाया और उसमें दिए जलाए। फिर उसने कुछ मंत्र पढ़ना शुरू किया। शुरू में कुछ नहीं हुआ, लेकिन 10-15 मिनट बाद अचानक तेज हवा चलने लगी। आसमान में बादल छा गए। तापमान इतना गिर गया कि तीनों की सांसें दिखाई देने लगीं। और फिर उन्होंने उसे देखा। एक काली परछाई जो जमीन से करीब 2 फीट ऊपर तैर रही थी। धीरे धीरे वो साफ होने लगी। एक औरत की शक्ल, लेकिन डरावनी। जली हुई त्वचा, लाल आंखें, लंबे काले बाल। तुम कौन हो जो मेरी जगह में आ गए? उस आवाज में इतनी ताकत थी कि मोहन का संतुलन बिगड़ गया, लेकिन विक्रम ने उसे संभाला। हम यहां आपसे माफी मांगने आए हैं, रघु ने जोर से कहा। कालिंदी देवी, आपके साथ जो अन्याय हुआ था वो गलत था, लेकिन अब निर्दोष लोगों को सजा देना भी गलत है। निर्दोष? वो आत्मा हंसी, और वो हंसी इतनी डरावनी थी कि तीनों के कान फटने लगे। जिन लोगों ने मुझे जिंदा जलाया वो निर्दोष थे। मेरी 10 साल की बच्ची को अनाथ करना निर्दोष था। आपकी बेटी जीवित है, विक्रम ने हिम्मत करके कहा, और वो भी यही गलती दोहरा रही है। कृपया इसे रोकिए। अचानक एक और परछाई प्रकट हुई। ये एक जवान औरत की थी, लेकिन उसकी आंखों में सिर्फ नफरत थी। मैं कालिका, और मैं इन सबको खत्म करके ही रहूंगी। रघु ने तुरंत एक मंत्र पढ़ना शुरू किया। उसने अपने थैले से एक त्रिशूल निकाला और जमीन में गाड़ दिया। ओम नमो भगवते रुद्राय। मंत्र की आवाज गूंजने लगी। कालिका ने अपना हाथ उठाया और अचानक जमीन से काले सांप निकलने लगे। मोहन चीखा, लेकिन रघु ने कहा, घबराओ मत, यह असली नहीं है, माया है। विक्रम ने भी मंत्र दोहराना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वो सांप गायब होने लगे। अब कालिंदी की आत्मा आगे आई। बेटी, रुक जा, उसने कहा। यह गलत है, बदला लेने से कुछ नहीं होगा। मैं तुझे इसीलिए नहीं रोकती थी क्योंकि मैं भी गुस्से में थी, लेकिन अब काफी हो गया। नहीं मां, कालिका ने कहा, इन्होंने मुझे तुमसे छीन लिया, मैं इन्हें माफ नहीं कर सकती। तभी रघु ने एक विशेष मंत्र पढ़ा और उस त्रिशूल से जमीन पर एक यंत्र बनाया। उस यंत्र से सफेद रोशनी निकलने लगी। कालिका देवी, आप तंत्र साधना जानती हैं, तो ये भी जानती होंगी कि बदले की आग में जलने से सिर्फ अपना ही नुकसान होता है। आपकी मां को शांति नहीं मिल रही क्योंकि आप उनके नाम पर गलत कर रही हैं। कालिंदी की आत्मा ने कालिका को देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। बेटी, प्लीज मुझे शांति दे। मैं तुझे छोड़कर गई, ये सच है, लेकिन अब तू मुझे इस दुनिया में बांधे हुए है अपनी नफरत से। मुझे जाने दे। कालिका की आंखों में भी आंसू आ गए। धीरे धीरे उसकी शक्ल बदलने लगी। अब वो एक सामान्य औरत दिख रही थी जो बस अपनी मां को वापस चाहती थी। मां, मैंने बस तुम्हारे लिए। कालिका का गला रुंध गया। मैं जानती हूं बेटी, लेकिन अब समय आ गया है कि हम दोनों अपनी जगह पर चले जाएं। तू भी इस संसार में आकर अपना जीवन जी, और मैं आखिरकार शांति पालूंगी। रघु ने फिर से मंत्र पढ़े। इस बार वो विदाई के मंत्र थे। विक्रम और मोहन ने भी हाथ जोड़े और माफी मांगी अपने पूर्वजों की तरफ से। कालिंदी देवी, हमारे बुजुर्गों ने जो किया वो गलत था। हम उनकी तरफ से माफी मांगते हैं। कृपया शांति से जाइए और हमें भी शांति दीजिए। धीरे धीरे दोनों परछाइयां धुंधली होने लगी, लेकिन जाने से पहले कालिंदी ने कहा, मैं तुम्हें माफ करती हूं, और मेरा आशीर्वाद है कि तुम्हारे परिवार में हमेशा खुशहाली रहे। कालिका ने आखिरी बार अपनी मां को देखा
फिर दोनों एक सफेद रोशनी में विलीन हो गईं। उसी पल मोहन के फोन पर प्रिया का कॉल आया। विक्रम, आर्यन ठीक हो गया है। वो उठ गया और खेलने लगा है। विक्रम की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। अगले दिन सुबह पूरा गांव शांत था, जैसे एक बोझ उतर गया हो। जो 3 लोग बीमार पड़े थे वो भी ठीक हो गए। विक्रम ने रघु तांत्रिक को धन्यवाद दिया। रघु ने कहा, बेटा याद रखना, काला जादू, तंत्र मंत्र ये सब शक्तियां हैं, लेकिन इनका इस्तेमाल कैसे किया जाता है यही मायने रखता है। कालिका ने अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया, लेकिन आखिर में प्यार और माफी ने जीत हासिल की। विक्रम का परिवार कुछ दिन और गांव में रुका। इस बार रातें शांत थीं। आर्यन फिर से पहले जैसा शरारती हो गया। एक शाम सुमित्रा देवी ने विक्रम को बुलाया। बेटा, मंदिर में एक पूजा करवाओ, और एक बात, उस जगह पर जहां कालिंदी को जलाया गया था वहां एक छोटा सा मंदिर बनवा दो, ताकि उसकी आत्मा को हमेशा शांति मिलती रहे। विक्रम ने ऐसा ही किया। गांव वालों ने मिलकर पैसे इकट्ठे किए और उस जगह पर एक छोटा सा देवी मंदिर बनवाया। महीने भर बाद जब विक्रम दिल्ली वापस जाने लगा तो उसने एक आखिरी बार उस मंदिर को देखा। वहां शांति थी। मोहन ने कहा, यार विक्रम, तुम्हारी वजह से गांव बच गया, वरना पता नहीं क्या होता। विक्रम ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सिर्फ मैंने नहीं किया, हम सब ने मिलकर किया। तुमने, रघु काका ने, सुमित्रा देवी ने, रमेश काका ने, और सबसे बड़ी बात, कालिंदी और कालिका ने खुद इसे खत्म करने का फैसला किया। नफरत से नफरत नहीं मिटती, सिर्फ प्यार और माफी से मिटती है। जब विक्रम की गाड़ी गांव से निकल रही थी तो उसने देखा कि उस नए मंदिर में एक दिया जल रहा था। हवा में जैसे एक मीठी खुशबू आई और विक्रम को लगा जैसे कोई उसे आशीर्वाद दे रहा हो। गाड़ी में बैठे आर्यन ने कहा, पापा, अब वो काली चाची नहीं आएगी ना? नहीं बेटा, उसने उसके सिर पर हाथ फेरा। अब वो शांति से है और हमेशा हमारी रक्षा करेगी। प्रिया ने विक्रम का हाथ पकड़ा। दोनों जानते थे कि यह अनुभव उन्हें हमेशा याद रहेगा। लेकिन सबसे बड़ा सबक ये मिला कि पुराने गुनाहों का बोझ अगली पीढ़ियों को नहीं उठाना चाहिए। माफी मांगना, गलतियों को स्वीकार करना और आगे बढ़ना, यही असली ताकत है। कुछ महीनों बाद विक्रम को एक चिट्ठी मिली। भेजने वाले का नाम नहीं था, लेकिन अंदर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, शुक्रिया, आपने मुझे और मेरी मां को आजाद किया। हम दोनों अब शांति से हैं। के विक्रम समझ गया कि ये कालिका की तरफ से था। उसने वो चिट्ठी संभाल कर रख ली। धर्मपुर गांव में अब सब सामान्य था। लोग खुश थे और वो छोटा सा मंदिर गांव की पहचान बन गया, एक याद दिलाने के लिए कि इंसाफ, माफी और प्यार से बड़ी कोई ताकत नहीं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। काला जादू सच में होता है या नहीं ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि नफरत और बदले की भावना से कोई भी समस्या हल नहीं होती। विक्रम और उसके परिवार ने जो सीखा, माफी मांगना और आगे बढ़ना, वही सबसे बड़ा सबक है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक बटन दबाइए। कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा डरावना लगा। और हाँ, इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो हॉरर स्टोरीज के दीवाने हैं। अगर आपके पास भी कोई सच्ची हॉरर स्टोरी है तो कमेंट में लिखिए या हमें ईमेल कीजिए। हम आपकी कहानी इस चैनल पर फीचर कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के आइकन को दबा दीजिए, ताकि आपको हर नई कहानी का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले हफ्ते एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।